नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। बिहार में दवा घोटाले के मामले पर खूब सियासत हो रही है, लेकिन इन सियासत के बीच अगर कोई पिस रही है तो वो है बिहार की गरीब जनता, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट ये हुआ है कि 23 कंपनियों की 100 दवाओं की खरीद पर सरकार ने रोक लगा दी है। लिहाजा नौबत यहां तक आ गई है कि अगले 10 से 12 दिनों बाद बिहार के सरकारी अस्पतालों में दवाओं का स्टॉक खत्म भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों और गरीब मरीजों का क्या हाल होगा। हम यही दुआ करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। तो बिहार में दवा घोटाले का साइड इफेक्ट राज्य के सरकारी अस्पतालों में दिखने भी लगा है। सरकारी अस्पतालों में दवा की कमी से हाहाकार मच सकता है। हम आपको बताएंगे, ये भी दिखाएंगे कि क्या हाल है सरकारी अस्पतालों में, वहां का जायजा भी हमने लिया है। लेकिन उससे पहले आपको यह दिखाते हैं कि जिनकी खरीद पर सरकार ने रोक लगाई है, जिन दवाओं पर, उन दवाओं का क्या असर है और क्या क्या हो सकता है। तो ये वो दवाएं हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 23 कंपनियों की 100 दवाओं पर खरीद लगी है। कफ सप्रेसेंट है, कई दवाएं हैं इसमें, मेफोनोमिक एसिड है, डायथिल करावाजिन साइट्रेट है, आयरन फॉलिक एसिड है, सिरप। ये हम आपको वो दवा दिखा रहे हैं जिन पर बैन लगी है। मिथाइल एग्रोमिट्रीन, डाइक्लोमेन HCl, सेफिकिज्म, सीफ्यूक्रोजिम, अल्बेंडाजोल, कफ एक्सपेक्टोरेंट, सेफाड्रॉक्सिल, सिल्वर सल्फाडाइजीन। ये कई ऐसी दवा जिन पर रोक लगी है। एमोक्सिसिलिन, 23 कंपनियों की 100 दवाओं पर रोक लगाई गई है। और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, ये दवा अगर नहीं मिलती है तो उसका क्या परिणाम होगा, ये सब कुछ हम इस चर्चा के दौरान पूछेंगे भी। कुल मिलाकर 100 ऐसी दवा 23 कंपनियों की जिन पर रोक लगी है। क्लोरोक्विन फॉस्फेट, क्लोट्रीमाजोल, कई ऐसी दवा। तो चलिए, बिहार के अस्पतालों में दवा की कमी होने से सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अस्पतालों के लिए दवा की अगली खेप की खरीद को लेकर सरकार भी पेशोपेश में है। ऐसे में अस्पतालों में दवा की कमी कैसे दूर होगी, इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार से खास बात की जी मीडिया संवाददाता ब्रिजम पांडे ने। बिहार में दवा घोटाले के बाद अब बिहार के अस्पतालों से दवाएं खत्म होती जा रही हैं। हाल में पता चला है कि अब ये दवाएं 15 दिन के लिए ही रह गई हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार हैं। सर, ये दवाएं 15 दिन के लिए ही रह गई हैं? नहीं, दवाओं में जैसे करीब 100-125 दवाओं का टेंडर कैंसिल किया गया है अभी जांच रिपोर्ट के बाद में। तो उन दवाओं को प्रोक्योर करने के लिए अभी तत्काल हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं, मगर हम लोग के लिए चैलेंज है। हम लोग इस चैलेंज को ही मीट करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे किसी तरह से दवाएं आए यहाँ पर। तो सर, कितनी दवाओं की कमी हो गई हैं? करीब 100-120 दवाएं जो हैं जिनकी शॉर्टेजेज होंगी, हम लोग को लगता है, क्योंकि इनके टेंडर्स कैंसिल हो गए हैं। तो री टेंडर करने का में भी 3-4 महीने का समय लगेगा। तो अब हम लोग के लिए, मैंने बताया कि मेरे टेंडर को लेकर मीटिंग भी नहीं हो रही है। नहीं, अब हम लोग के लिए चैलेंज है कि इस सिस्टम से ही हमको डिलीवरी कराना है और जो लोगों के तक दवाओं को पहुंचाना है, इसी सिस्टम से पहुंचाना है। कंपनियां इंटरेस्ट ले रही हैं। अब पता नहीं, तो जिसको प्रोक्योर करना है, कॉरपोरेशन को करना है या नीचे हमारे सिविल सर्जन्स को प्रोक्योर करना है, तो हम लोग पहले इस पर थिंकिंग चल रही है कि किस तरह से इस चैलेंज को मीट किया जाए। हम लोग के लिए चैलेंज है, मैं भी बोलता हूँ। कब तक पूरा कर लिया जाएगा सर ये? अगले 2-3 दिनों में हम लोग निर्णय लेंगे इसमें किस तरीके से दवाएँ पहुँचाई जाए। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दीपक कुमार, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग हैं। इन्होंने बताया है कि विभाग के लिए ये चैलेंज है और चैलेंज को ये एक्सेप्ट करते हैं और 2-3 दिन में ये दवाओं की कमी पूरी कर ली जाएगी। कैमरा पर्सन सूरज के साथ ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। तो स्वास्थ्य सचिव भले ही बोल रहे हो कि 2 से 3 दिन के अंदर में सब कुछ कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन असलियत क्या है, हकीकत क्या है, अलग अलग अस्पतालों का क्या हाल है, पटना हो, सहरसा हो, कहां क्या कुछ है, ये सारी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यह भी बता दें कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन हमारी ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार, जो महासचिव हैं भासा से, बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और साथ ही साथ विनोद नारायण झा, जो नेता है बीजेपी से। विनोद नारायण जी, आपका भी बहुत बहुत
स्वागत। पहला सवाल विनोद नारायण जी हम आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज, अगर सियासत की बात छोड़ दी जाए, क्योंकि खास तौर से आज जो हम मुहिम कर रहे हैं वो साफ तौर पर उस जनता के लिए है जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा इस दवा घोटाले में, क्योंकि ये हम भी समझते हैं, ये आप भी जानते हैं कि बिहार की जो आबादी है वो ज्यादातर आबादी 80% आबादी ऐसी है जो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों पर आश्रित है, सरकारी दवाओं पर आश्रित है। और इस दवा घोटाले का साइड इफेक्ट ये हुआ 100 दवाओं को बंद कर दिया गया। नौबत यह है कि 10 से 12 दिनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा, कई अस्पतालों में कई दवाएं खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद अगर मरीजों के साथ कुछ होता है, विनोद नारायण झा जी, कौन इसका जिम्मेदार होगा? देखिए, जब कोई जिम्मेवारी होती है तो सरकार ही की जिम्मेवारी होती है। सरकार जिम्मेवार है क्योंकि उसकी जिम्मेवारी थी। लेकिन आपने एक अलग सवाल उठाया है जी कि घोटालों के कारण दवा खरीद नहीं हो सकी। तो क्या हम इसके लिए घोटाले को जस्टिफाई करें? घोटाला करते रहिए और दवा खरीदते रहिए? बिल्कुल नहीं। ये इसकी जिम्मेवारी किसकी थी कि सब दवा समय पर पहुंचे? सरकार और प्रशासन की है, और सरकार की। और हमारा तो यही कहना है, आपने कहा पॉलिटिक्स नहीं करिए, ठीक है नहीं करिए, लेकिन हमारा जो कहना है वो सही साबित हो रहा है कि सरकार नहीं चल रही है, सरकार रुक गई है, सरकार ठहर गई है, सरकार का निर्णय नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो भ्रष्टाचार के भेंट चल रहा है। और ये हुआ, इसके बावजूद सरकार को कहा, दीपक जी ने जो कहा है, जो ये हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज आज ही नहीं है, ये मार्च में ये घटना उठी है। 3 मार्च को सबसे पहले एक अखबार ने यहाँ को उछाला था, उस दिन से ही इस पर वैकल्पिक व्यवस्था सोचनी थी। आज 2-3 दिन में हम करते हैं तब, जब 15 दिन का समय स्टॉक बचा है तब। ये जब मार्च में आपको पता लगा घोटाले हुए और इस तरह की बातें हुई, तो तुरंत इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी थी, क्योंकि दवाओं को अस्पतालों में पहुंचाना सबसे आवश्यक काम था, जो नहीं हुआ। तो हम जो कहते हैं जंगल राज हो गया, इसका कारण यही है कि जंगल राज में भी 10 साल लीजिए, 15 सालों में तो किसी अस्पताल में कोई दवा नहीं गई, कहीं तो अस्पताल चली ही नहीं, कोई मरीज गया ही नहीं। मरीज प्राइवेट इलाज कराने के लिए एकदम मजबूर हो गए, उनको कोई उपाय नहीं बचा, मरिए या जिए, यदि पैसा नहीं है तो मर जाइए, क्योंकि अस्पताल चलता नहीं था। अस्पताल भैंस और बैल के रहने की जगह हो गई थी, जिसको बड़ी मेहनत से शुरुआती दिनों में 2006 के बाद शुरुआत किया गया। एनडीए की सरकार बनी, धीरे धीरे अस्पतालों में कैसे दवा जाए उसको सुनिश्चित किया गया, और किया गया कैसे लोगों को, और जो 20 महीने में मरीज आते थे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, वो 300 तक प्रतिदिन के हिसाब से पहुंच गए, और इतनी बड़ी इजाफा हुआ, लोगों को भरोसा जगा। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा, बिल्कुल भरोसा टूटने लगा है, और आज वही लोग हैं, ये गरीब लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा। हमें अजय जी आपसे भी सवाल करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक पटना से हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। स्वागत है अभिषेक, बताइए क्या कहेंगे आप? सर, मुझे ये कहना है कि मैं भी जुड़ा रहा हूँ जी दवा के कारोबार से। कई कंपनियों में मैं एरिया सेल्स मैनेजर और आरएम के रूप में मैंने काम किया है जी। कई बार हमने भी सोचा कि चलो भाई यही दवा सप्लाई का काम किया जाए जी, और उस क्रम में हमने ये पाया कि पहले आपको बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति से होता था जी, तो स्वास्थ्य समिति का जो प्रोसीड्यूर था मेरे समझ में बहुत ही अच्छा था, और उसके द्वारा जो सप्लाई होती थी दवाई, वो एक्यूरेट दवाई सप्लाई होती थी, और अच्छी तरह से वो बिहार के हॉस्पिटल में जाता था, क्योंकि उसमें सरकार कॉन्ट्रैक्ट करके छोड़ती थी, और सस्ते में यहाँ के हॉस्पिटल्स में सरकार को दवाई मुहैया करा दी जाती थी। और वो ऑटोनॉमस बॉडी था, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य समिति, इसलिए वहां पर किसी भी मंत्री और संतरी का दखल नहीं होता था। चलिए, ये तो सारी बात घोटाले की हो गई अभिषेक जी, बिल्कुल आपकी बात को हम समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दा वो ये है कि इस घोटाले का साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, कि कौन सबसे ज्यादा पिस रहे हैं इससे। आज बात उसी पर कर रहे हैं। शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अजय जी, जो बातें अगर देखी जाए, 100 दवा बंद कर दी गई, उससे बड़ा इशू यह है कि 10 से 12 दिन का ही आज स्टॉक रह गया है पीएमसीएच, एनएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल में। तो आप सहरसा और पीएससी और जो छोटे केंद्र हैं उनकी बात हम छोड़ दें, पूर्णिया, पटना, हर जगह जो स्टॉक है वो सिर्फ 10 से 12 दिन का है। इसके बाद क्या होगा अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है? जैसा विनोद जी ने कहा, उस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए थी। अब जब सांप चला गया तो अब लाठी पीट रहे हैं, और अगर उसके बाद भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, गरीब मरीजों के साथ कुछ होता है, तो कौन जवाबदेह होगा? देखिए, विनोद नारायण जी के से आदर के साथ जी इन्होंने जो बातें रखी, उसमें मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा कि ये दवा की जो खरीद है, दवा की खरीद जब जब होती है या कोई भी खरीद होती है, तो तरह तरह के आरोप भी लगते हैं, आरोपों में कुछ दम भी होता है, और जांच की चीज़ है, वो जांच होनी चाहिए। इसमें विपक्ष का रोल बहुत बढ़िया रहता है, रहना भी चाहिए।
और सरकार को भी अगर ईमानदारी से जांच करा के कार्रवाई करती है तो सरकार, मुझे राजनीति से कोई मतलब इस मामले में नहीं है। मैं चूंकि डॉक्टर हूं और बिहार के लोगों के, खासकर गरीब लोगों के इलाज के संबंध में हमारी चिंता है, तो मैं एक बात तो जरूर कहूँगा कि घटना जितनी घटी है और जिस ढंग से जांच के पहले ही इसको, जिस ढंग से इसके बारे में जो बहुत जोर शोर से इसको प्रचार प्रसार किया गया है, इससे दो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो नुकसान हुआ है कि जो हम भी जानते हैं कि दवा में जो 100 दवाएं होंगी उसमें कुछ कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थी, कुछ दवाइयां गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश दवाइयां सही थी। और जब सही थी दवाइयां तो उन दवाओं का प्रोक्योरमेंट जारी रखना चाहिए था। लेकिन इतना ज़्यादा ये हंगामा हुआ है कि सारा टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया। एक दूसरी बात, इन दवाइयों के ऊपर में घोटाला शब्द बार बार यूज करने से, देखिए दवा के मामले में अगर मान लिया पैसे की भी गड़बड़ी होती है तो वो भी क्षम्य नहीं है, वो भी अक्षम्य है। अगर 1 रुपए की दवा कोई, लेकिन अगर 1 रुपए की दवा मजबूरी में कभी 5 रुपए में खरीद के हम खाते हैं तो एक गुड, मैंने हम मानेंगे इस बात को। हो सकता है कि अभी ऐसी नौबत आ जाए कि उस गरीब आदमी को 1 रुपए की दवा 10 रुपए में खरीदनी, लेकिन जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा ये कहना है, मेरा केवल इतना ही कहना है कि दवा एक बात जान लीजिए कि जिन दवाओं को 1 के बजाय 10 गुना दाम में खरीदा गया, या जिन दवाओं को ब्लैक लिस्टेड थे उनको खरीद लिया गया, तो या खरीदा जाने का, तो उनको भविष्य में उनको रोक देना चाहिए। ठीक है, वो 100 दवाओं को रोकने के लिए जनता के साथ अभी जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है और सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है अजय जी, वो ये है कि 10 से 12 दिन बाद क्या होगा, उस पर भी हम आएंगे और उसी का हमको जवाब चाहिए कि 10-12 दिन बाद अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई तो क्या होगा, मरीज कहां जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक राकेश कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। स्वागत है राकेश जी, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि ये जितनी भी दवा घोटाले या इतने भी तरह की घटनाएं होती है जी, तो इसमें किसी भी पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी, जहाँ तक कि IAS अफसर हो या मंत्री लेवल के हो, किसी की भी कोई जिम्मेवारी तय नहीं की जाती है। हर बार यह तय कर दिया जाता है कि घोटाले की जांच की जा रही है और उसके बाद परिणाम 10-15 दिनों के बाद कुछ भी नहीं आते हैं जी। आम लोग परिणाम को कुछ नहीं मिलता है और बस यही बात कि हाँ ये केवल जांच की जा रही है और जांच तय की जाएगी, ऐसा किया जाएगा, उसका खामियाजा भुगतती है आम जनता। राकेश जी, खामियाजा आम जनता भुगतती है। जी बिल्कुल वाजिब बात कही आपने, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी और अपनी बात रखने के लिए। विनोद जी, अगर अब देखा जाए यहाँ पर जो आपने पहले भी बात रखी कि मार्च में ही वैकल्पिक व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी जब ये बात हो रही थी, और ये बात बीजेपी शुरू से उठाती रही है, हालांकि इसको लेकर अगर सियासत भी देखी जाए तो सियासत भी जमकर हुई। अब यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए सियासत से हटकर अगर हम बात करें? अब स्थिति ऐसी है कि गरीब जनता 10 से 12 दिन बाद क्या करेगी, कहां जाएगी? एक तो सबसे क्लियर मामला है, हाँ 2-3 मामले जो हैं वो बहुत स्पष्ट है, इसमें जांच की जरूरत ही नहीं थी। जो समय लगा दिया 4 महीने का, इसकी जरूरत ही नहीं थी। जैसे कई राज्यों ने कुछ दवाओं को ब्लैक लिस्टेड किया था, ये तो क्लियर था कि फला दवा को फला कंपनी को फलाने राज्य ने ब्लैक लिस्टेड किया था, उसको रोक दीजिए तुरंत। जी। दूसरी बात थी कि राज्य स्वास्थ्य समिति हो कि बाकी कुछ दवाएं 100 गुना 300 गुना तक रेट में खरीदी गई, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी, उसको आइडेंटिफाई करते इसीलिए और उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी। और जो अस्पतालों में दवा भेजना यदि आपका कमिटमेंट है तो पहले उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इसमें जो 3 महीने के किसी की जांच कमेटी लगी तो हम लोग कहते थे कि इस चक्कर को छोड़िए, किसी स्वतंत्र एजेंसी और बाहर की एजेंसी से जांच करा लीजिए, दे दीजिए CBI को, अब बाकी काम इसको रोकिए और बाकी काम शुरू करिए। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, सरकार तो मानने को तैयार नहीं थी घोटाला है। उन्होंने KKC को तो हम लोग को उसी अधिकारियों से कराया, जब अधिकारी का जब रिपोर्ट आ गया तब सरकार अब मान रही है कि अब कार्रवाई करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर। तो तह में जाने की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो कुछ कर नहीं सका, एक भी अस्पताल बन नहीं रहा, या 1300 करोड़ रुपया पड़े हुए हैं, उसमें तो बहुत लंबी कहानी है उसकी, वो तो बंद पड़ा है। ये दवा खरीदने लगी और जो दवा ही खरीदने लगी तो ये बड़ा सा घोटाला हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई में भी नहीं पड़ना चाहिए कि स्वास्थ्य समिति को खरीदना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दो स्वास्थ्य समिति भी खरीदे तो बहुत अच्छा होता है, इसकी सर्टिफिकेट भी हम नहीं देना चाहते। कोई भी खरीदे, स्वास्थ्य समिति खरीदे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जनता को दवा मिलनी चाहिए और उसमें घोटाले नहीं हो, उसकी बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि जनता तक दवा पहुंचे, सही समय पर पहुंचे, ताकि कोई अनहोनी ना हो। यही पहली प्राथमिकता सबकी होनी चाहिए। एक दर्शक रांची से लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है लाल जी, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है कि जो आप बोल रहे हैं ना घोटाला पर साइड इफेक्ट, जी, तो साइड इफेक्ट तो इसका
पूरे आम जनता पर भ्रष्टाचार और घोटाला का जी सरेआम पूरे जनता पर पड़ता है और बहुत बुरा पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए घोटाले के का जो रुपया होता है, भ्रष्टाचार का जो रुपया होता है जी, उसको वो बाजार में 10 के जगह जो है 100 दे देता है, क्यों उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। आप बाजार पकड़ लेता है वही 100 को, तो आम आदमी क्या करेगा? अब चलिए बिल्कुल, आम लोगों का क्या होगा, एक सबसे बड़ा कंसर्न यही है और इसीलिए हम लगातार मुहिम भी कर रहे हैं। अजय जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि इन दवाओं से कितना ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ये दवा तो अब नहीं रहेंगी, मिलेंगी नहीं। इन दवाओं का क्या असर होगा, क्या 10 दिन बाद तस्वीर होगी? एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौटते हैं। सबसे पहले हम अजय जी आपसे ही जानना चाहेंगे, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे दवा घोटाला मामला पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो जो गरीब हैं, गरीब मरीज हैं खास तौर पर, उनके लिए एक बहुत साइड इफेक्ट लेकर आया है। उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक पटना से राजेश जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश जी, बोलिए। जी हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ जी कि दवा घोटाला हो या पटना में बिहार में किसी भी तरह का घोटाला हो जी, उसमें किसी भी बड़े पदाधिकारी का नाम क्यों नहीं आता या नेता का नाम क्यों नहीं आता? ये होता है सब एक दूसरे पर छिटाछी करते रहता है। जी जी बिल्कुल वाजिब सवाल आपका। आपसे पहले एक दर्शक ने भी छोटी सी घटना, कोई गरीब आदमी या कोई जिसको भोजन नहीं मिल रहा है, छोटी सी घटना करता है, उसको हर एक आदमी उसको इस तरह से उसको ये किया जाता है। चलिए, आपका जवाब बिल्कुल एक वाजिब सवाल है जिसका जवाब विनोद जी देंगे। बड़े नेता का नाम कैसे नहीं आया? इसी राज्य में मुख्यमंत्री जेल गए हैं, इसी राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री जेल गए हैं, इससे बड़ा नेता कौन होता है राज्य में? जी, इसी घोटालों के कारण गए हैं। चलिए, लेकिन इसीलिए जांच होगी तो कोई पकड़ा सकते हैं, किनका तय है। इसीलिए तो हम लोग विधानसभा को रोक रहे थे कि वहां कोई भी हो, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बड़े लोग नहीं पकड़े गए हैं। इस राज्य में तो कई आईएएस अफसर जेल गए हैं, कई आईएएस इस राज्य में जेल गए हैं, कई आईएएस की बड़े अधिकारियों की संपत्ति जब्त हुई है इस राज्य में। आज एक आईएएस के घर की नीलामी भी हुई। बहरहाल एक और दर्शक जहानाबाद से सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सुशील जी, आप बताइए। सुशील नहीं, शिव कुमार पांडे। शिव जी, माफ कीजिएगा, बोलिए शिव जी। जी, ये जो आप दवा घोटाला का दिखा रहे हैं, पहले तो आपको हम धन्यवाद देंगे। शुक्रिया शिव जी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिहार में अब तक जो सरकार बनी जी, वो भ्रष्ट लोगों की सरकार थी, लेकिन नीतीश कुमार तो भ्रष्टाचारियों में सबसे उत्तम हो गए जी। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ जो जदयू के व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा और इनको जवाब देना पड़ेगा जी कि इन्होंने जो चुनाव लड़ा था जी, वह जंगल राज के नाम पर लालू जी के विरोध में चुनाव लड़ा। चलिए शिव जी, सबसे पहले तो हम बता दें कि जेडीयू से नहीं है, बीजेपी से विनोद जी। लालू जी के जितने भ्रष्ट मंत्री थे सबको इन्होंने मंत्री बनाया। आज बिहार की स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है जी कि इतना भ्रष्ट सरकार में बिहार में बना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव जी। लेकिन आपको बता दें कि जेडीयू से नहीं, विनोद नारायण झा जी हैं जो बीजेपी से हैं। अगर जेडीयू से कोई रहता तो जरूर ये सवाल सीधे तौर पर आपका देता, लेकिन फिलहाल वो यहां पर नहीं है। एक दर्शक पटना से इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत, उपेंद्र है, माफ कीजिएगा, हमारे रेगुलर कॉलर उपेंद्र है। स्वागत है उपेंद्र जी, बोलिए। उपेंद्र जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? कि पूरी बात को सुना मतलब जाए जी। सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि ये घोटाला वगैरह जो भी है, सरकार और सिस्टम के लोग इसको जन्मसिद्ध अधिकार समझ बैठे हैं जी, क्योंकि एट ए टाइम जिस समय घोटाला होते रहता है उस समय कोई आम जनता या कोई भी व्यक्ति जब नॉक करती है सरकार को या सिस्टम के किसी व्यक्ति को, तो वो नोटिस नहीं लेता है उसके एवज में और उसको धमकाया जाता है। तो ये जन्मसिद्ध अधिकार बनाते हुए अभी देखिए मुखिया फंड से जो भी रोड बन रहा है उसकी जांच कर ली जाए। इतना बड़ा घोटाला शायद देश में नहीं जो है ना
ये बात चलिए, बिल्कुल सही बोलो उपेंद्र जी, आपने हर कदम हर जगह पर घोटाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात करने के लिए। तो दवा घोटाला मामला राजनीति का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अजय जी, ब्रेक से पहले भी हम आपसे सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन दर्शक जुड़ रहे हैं, इस वजह से वो मौका नहीं मिला था। ये जो 100 दवाएं बैन हुई हैं, इन 100 दवाओं का असर क्या आम जनता पर पड़ सकता है, गरीबों पर पड़ सकता है? क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो बाहर से भी ले लेंगे, कहीं से भी जाके खरीद लेंगे, लेकिन ज्यादातर जो बिहार की जो जनता है वो सरकारी अस्पताल पर आश्रित है, सरकारी दवाओं पर आश्रित है। इन 100 दवाओं का क्या असर पड़ सकता है? कितनी इंपॉर्टेंट दवा है ये? देखिए, मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है जी कि 200 दवाएं केवल हैं जो जरूरी हैं संपूर्ण इलाज के लिए। पूरी दुनिया में WHO ने भी कहा है कि ये 200 से ज्यादा जो दवाएं बन रही हैं वो बेकार है। वो तो 200 ग्रुप ही दवा का जो है, उसमें भी जो ये 100 दवाएं जो चुनी गई हैं, ये हमारे डॉक्टरों के एक्सपर्ट टीम के द्वारा चुनी गई है। ये 100 दवाएं अगर उपलब्ध हों तो मैं समझता हूं कि रोगियों को शायद ही 1% या वो भी नहीं, जैसे इसमें पैरासिटामोल है। बिल्कुल जी। अब मैं आपको बता दूं, इन 100 दवाओं में भी मैं कहूंगा कि 10 या 15 दवाएं ऐसी हैं, 10 दवाएं जो OPD में अगर केवल रहें तो डॉक्टरों को, वो डॉक्टर्स इलाज करेंगे संतोषप्रद। यानी अगर ये दवा नहीं रहने से बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। बिल्कुल, ये हम तो डॉक्टर हैं, हम तो रोगी आएगा हम उसका दवा लिखेंगे। हाँ। अगर वो नहीं मिलता है सरकार के फंड से रोगी को, ये आप भी जानते हैं अजय जी कि यहाँ पर कितनी बड़ी जनता ऐसी है जो कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर आश्रित है। उसके लिए क्या होगा? जो पैसे वाले हैं, बार बार हम यही बोलते हैं, वो तो बाहर से ले लेंगे। लेकर के हम लोग भी सचेत हैं और हमने सरकार को, हमने प्रधान सचिव को भी कहा कि जल्द से जल्द कुछ उपाय निकाला जाए। उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिया है कि किस ढंग से इसमें काम होना चाहिए। चलिए, उन्होंने सजेशन जरूर दिया। उन्होंने तो ये भी कहा कि 2-3 दिन में अंदर सब सही हो जाएगा, लेकिन देखना यही होगा, क्योंकि अजय जी जो बात कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर बड़ी चिंता की बात है ये कि कई ऐसी दवाएं हैं जो अगर नहीं रहेंगी तो बहुत ज्यादा खतरे की भी घंटी हो सकती है, खासतौर से उन मरीजों के लिए जो सिर्फ सरकारी अस्पताल पर आश्रित हैं। एक दर्शक समस्तीपुर से हमारे साथ पवन जुड़ गए हैं। स्वागत है पवन जी, बोलिए, दवा घोटाले का साइड इफेक्ट आपको कैसा लग रहा है? हेलो जी बोलिए पवन जी, सुन रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार पवन जी, बताइए। सर, आपके माध्यम से जो बैठे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव और भाजपा के नेता, उनको बोलना चाहता हूँ जी, जो जितने झोला छाप जो डॉक्टर है और मेडिसिन स्टोर में जितने डुप्लीकेट दवा चला रहे हैं, पूरा लूट खसोट हो रहा है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? और जो भाजपा को बैठे हुए हैं, मेरा मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र है, इनका राणा गंगेश्वर सिंह पूरा विधानसभा को लूट लिए पैसे फंड का, कुछ नहीं करवाए काम। अब ये किस आधार पर वोट लेंगे, मैं इनको बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। विनोद नारायण झा जी। राणा गंगेश्वर मेरी पार्टी में नहीं है, उनको हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया, वो MLC बन गए नीतीश जी की पार्टी से। तो अब उनको दंड आप लोग दीजिएगा जब अगला चुनाव आएगा, तो हमारी पार्टी में नहीं है। कोई भी गलती करे, कोई भी उसको दंड मिलना चाहिए, वो मैं इसे पार्टी का सवाल नहीं है। और जनता तो सबसे बड़ा जज है, जब हम चुनाव में जाते हैं तो जनता को इसका अधिकार होता है। और कभी कभी जनता यदि निर्णय अच्छा नहीं करती है, भ्रष्टों को जिता देती है, ईमानदारों को हरा देती है, तब थोड़ी तकलीफ जरूर होती है। चलिए, लेकिन कोई यदि भ्रष्ट लोगों को हराने का एक मुहिम चला ले तो भ्रष्टाचार पर यह भी बड़ा एक अंकुश लग जाएगा और बड़ा एक हथियार। बिल्कुल। लेकिन आज चर्चा सियासत की हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये भी बताना चाहेंगे कि दवा घोटाला मामला जहां राजनीति का मुद्दा बना हुआ है, वहीं इसका असर पूरे बिहार के अस्पतालों पर कैसा पड़ रहा है ये भी हम दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूबे के एक अस्पताल, पटना का एक अस्पताल, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता साकेत ने। देखिए वहां की क्या स्थिति थी। दवा घोटाले का मामला सामने आने के बाद जो बिहार के तमाम हॉस्पिटल है वहाँ दवा की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है इसका, क्योंकि कई कंपनी है उसको बैन कर दिया गया है। इस वजह से जो दवा की आपूर्ति होती थी उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। हम गर्दनीबाग हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पर हम देखते हैं या बात करते हैं जो स्टोर इंचार्ज हैं, जो दवा का पूरा खाका रखते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या स्थिति है और क्या हालात है। जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि अगर यही स्थिति रही तो 10 दिन से 15 दिन के बाद काफ़ी किल्लत होगी दवा की। हम स्टोर इंचार्ज से बात करते हैं। ये बताइए कि जो स्थिति है अभी, जो गर्दनीबाग हॉस्पिटल में अभी हम लोग हैं, क्या कुछ है अभी दवा का स्टोरेज का? अभी तो दवा अपने यहाँ है, वो CS ऑफिस से जो इंडियन, यहाँ से जो इंडियन दवा होती है और इंडियन के आधार पर हम लोग जब जाते हैं तो CS ऑफिस से जो दवाई उपलब्ध रहता है उसके अनुसार दी जाती है। और अभी मिला जुला की स्थिति ठीक है, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग हम लोग 15-15 दिन पर हमेशा दिया करते हैं, और जो इंटरनेट पर जाता है तो अभी करीब 27-28 दवा आउटडोर में भी हमारे यहाँ है जिसको चलाया जा रहा है, और इंडोर में भी 77 दवाई करीब है।
किल्लत अभी आप लोगों को महसूस हो किल्लत महसूस होने की संभावना है। जिस तरह से मान लीजिए कि आज पेपर में भी बात आई है कि दवा कुछ कंपनी ब्लैक लिस्टेड किया गया है, तो स्वाभाविक है सर कि यदि जो दवा अपने पास उपलब्ध है वह दवा खर्च होगा, दवा जब नहीं खरीदा जाएगा तो आने वाला दिन यदि ऐसे, आज पेपर में भी हमने पढ़ा है कि सरकार के द्वारा किया गया वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और हमारे जो सचिव महोदय हैं जो कि स्वास्थ्य व्यवस्था के इन्होंने सुधारने का जो संकल्प लिया है और बहुत मुस्तैदी से जो सुधार रहे हैं और पहले से भी इनका प्रभाव माने सुधारने का प्रयास बहुत अच्छा रहा है, तो इनके द्वारा कहा गया है कि हम बहुत जल्दी इस समस्या का निदान कर लेंगे। तो जो ज़रूरत है हॉस्पिटल में, क्या उतना दवा आप लोगों को मिल पाता है? अभी फ़िलहाल कम बेसी करके मिल रहा है ताकि उसकी हम आवश्यकता की पूर्ति करते चले जा रहे हैं। और सचिव महोदय के द्वारा जो बात कही जा रही है तो मुझे संभावना है कि हमारे सचिव महोदय इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे और पर्याप्त हमारे यहाँ फिर दवा की व्यवस्था, जो कमी महसूस की संभावना की जा रही है, हमको लगता है कि कमी नहीं होगी, व्यवस्था कर ली जाएगी। खबरें भी लगातार आती है कि जो ज़रूरत जितनी है दवा की उतनी दवा नहीं मिल पाती है पहले से। ना ऐसा है सर कि जैसे जो लिस्ट स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रोवाइड किया गया है पूरा बिहार में, तो उसके अंतर्गत जैसे आउटडोर में 41 मेडिसिन है और 191 करीब आपका है इंडोर में। तो उसमें ऐसा देखा गया है कि आउटडोर में 30-32 मेडिसिन ही अधिकांशतः रहा है और जिसकी आउटडोर में बांटा गया है, तो उसमें कभी कम नहीं होकर 28 भी हो जाता है, कभी 27 भी होता है, कभी 33 भी हो जाता है, ऐसे फ्लक्चुएट होते रहता है। और आपका इंडोर की भी व्यवस्था करीब करीब यही होता है। इंडोर में हमको लगता है कि 78-80 दवा तक उपलब्ध हो पाया है। इसके बाद माने जितना लिस्ट है उसके मुताबिक उतना दवा नहीं हो पाई है। लेकिन इसमें भी एक बात है सर कि कुछ दवा जो है आपको जो लिस्ट बनाया गया है उसमें आपका है पीएमसीएच के लिए अलग है, एनएमसीएच के लिए अलग है और सदर अस्पताल के लिए पीएससी के एपीसीएच के लिए अलग है। तो उस तरह की व्यवस्था की जा रही है और सर ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे सचिव महोदय और हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा दवा आपूर्ति समय पर करवा दी जाएगी। चलिए, बिल्कुल दवा की किल्लत पहले से भी थोड़ी बहुत ज़रूर रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल दवा मुहैया हो रही है इन तमाम अस्पतालों के लिए। लेकिन जैसे स्थिति की बात की जाए, आपने निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो स्थिति तो बार बार यही कह रहे हैं अजय जी कि कुछ दिन है, कुछ दिन में सब कुछ स्थिति ठीक कर ली जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही कि कैसे 10 दिन में होगी, क्योंकि आपने जो बात बोली तो वो तो और ज़्यादा थोड़ा चिंता बढ़ा दी है हमारी कि कई ऐसी दवाएं जिसके ना रहने से खतरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अगर नई अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाएगी तो जनता का जो एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है वो तो गिरेगा ही नीचे। लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब जो है उजरेंगे। और सबसे ज़्यादा तो हम डॉक्टरों को अपनी चिंता है, जहाँ हम दवा बांटते थे अब दवा नहीं देंगे तो हमारे साथ क्या व्यवहार होगा। तो ये तो बहुत ही भीषण स्थिति हो जाएगी और हम लोग इसके लिए सचेत सरकार को भी करते हैं, खुद भी हम लोग बात को उठा रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, अगर देश में अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं, एक बात आपको बताना होगा हमको कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान जो है वो जेनरिक दवाओं का और क्वालिटी दवाओं के पैदा करने का सबसे बड़ा देश है। ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है जी। यहाँ की दवाओं से तो बांग्लादेश का पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चलता है जी। तो हमारे देश में जब अच्छी दवाएं हैं और जेनरिक दवाएं भी अच्छी हैं यहाँ पर, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो रूल ऑफ लेकिन उसके बाद भी स्थिति आज ये है कि 10 दिन के बाद क्या होगा, हम और आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा है, बता रहा हूँ आपको जी, जो क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हुआ है। हाँ। अब ईमानदार डॉक्टर्स जो हैं और ईमानदार अफसर भी, मुझे आज मालूम है आपके अखबार में देखे हम कि कोई आदमी वो BMICL का अध्यक्ष एमडी नहीं बनना चाह रहा है। चलिए, ये ईमानदार लोग भी अब इसमें नहीं जाएंगे तब तो ठीक है। और आम जनता का क्या हो रहा है, गरीबों का क्या हो रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, हम तुरंत लौटते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको सहरसा के उन मरीजों की भी तस्वीर दिखाएंगे जिनको जैसे ही पता चला कि दवा की किल्लत होने वाली है वो अस्पताल में लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन क्या उन्हें दवा मिल रही है। छोटा सा ब्रेक, दिखाते हैं सहरसा की तस्वीर। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में लगातार हम बात कर रहे हैं कि दवा घोटाले का साइड इफेक्ट किस तरीके से जो गरीब मरीज है उन पर पड़ रहा है। 10 दिन के बाद हो सकता है कि बिहार में दवाओं का स्टॉक खत्म हो जाए, क्योंकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। अब आपको दिखाते हैं कि कोसी प्रमंडल के PMCH की तस्वीर, यानी सहरसा सदर अस्पताल। यहां का आलम यह है कि दवाओं की किल्लत के बाद मरीज दवा लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, पर क्या उन्हें दवा मिल रही है? सुनिए मरीजों की जुबानी। दोनों को दवाई दिया जा रहा है, 4-4 घंटा से परेशान है सब पेशेंट सब, यही वजह से दवा नहीं मिल रही है।
यहाँ काहे एक ही काउंटर पर काहे दोनों लगे हुए हैं लाइन? कौन सा काउंटर बंद है? तो बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत का जवाब ही नहीं है कितना दिक्कत हो रही है। कितनी देर से खड़े हैं आप? 4 घंटा हो गया हम लोग को। महिला पुरुष दोनों का काउंटर एक ही कर दिया गया है। यहाँ महिला काउंटर है, यहाँ पर पुरुष भी लाइन में है। भैया कितनी देर से खड़ी हैं? दिक्कत बहुत हो रही है ना। तो देख लिया आपने, अभी ये घबराहट में है या क्या वजह है, ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन एक बात जरूर है कि क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर। इसके अलावा हम आपको यह भी दिखाते हैं कि जब जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार सिंह ने सहरसा सदर अस्पताल के स्टोर रूम का जायजा लिया तो वहां की तस्वीर क्या थी, देखिए। सदर अस्पताल सहरसा को कोसी का पीएमसीएच कहते हैं। अभी हम स्टोर रूम में मौजूद हैं जहां तरह तरह की दवाइयां रखी हुई है। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं दवाओं को। कार्टून में बंद है तमाम तरह की दवाइयां, तरह तरह की दवाइयां हैं, जीवन रक्षक दवाइयां हैं ये सारी। हम कहेंगे कैमरा पर्सन को हमारे साथ आए और पीछे का भी नजारा दिखाएं किस तरह से यहाँ डब्बे में बंद है दवाइयां, कार्टून में बंद है दवाइयां। इसके अलावा कैमरा पर्सन से कहेंगे कि हमारे पीछे का भी नजारा दिखाएं कि किस तरह यहाँ पर कार्टून में बंद है दवाइयां। यहाँ मरीज आते हैं, बड़ी उम्मीद से आते हैं, तरह तरह की दवाइयां यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन मरीज जब आते हैं मारामारी करते हैं दवाओं के लिए, लेकिन उन्हें दवाएं नहीं मिलती है। अभी हम मौजूद हैं मुख्य भंडार कक्ष में। यहाँ तरह तरह की दवाइयाँ रखी हुई है। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वह दिखाएं यहाँ का नज़ारा, किस तरह यहाँ कार्टून में दवाइयाँ रखी हुई हैं। यहीं से दवाइयाँ जाती हैं पीएचसी में, हेल्थ सेंटर्स में, इसके अलावा जो एडिशनल पीएचसी है वहाँ पर, और इसके अलावा हमारा सदर अस्पताल है वहाँ भी दवाइयाँ यहाँ से ही जाती हैं। हमारे साथ भंडारपाल महोदय हैं, उन्हीं से आइए जानते हैं सरकार ने कितनी संख्या बताई है दवाइयों की जो आपको यहाँ पर रखना है, और कितनी दवाइयाँ यहाँ मौजूद हैं? दवाई रखने की सरकार से कुछ बात नहीं क्या की, लेकिन एसेंशियल दवाई जो है रखने का जो है एसेंशियल दवाई रहना जो लिस्ट बना शॉर्ट की है सरकार की है। 112 दवाई इंडोर में की है और 33 दवाई किए हैं आउटडोर में। वैसे सभी एसेंशियली दवाई होता है जो कि मांग बराबर पीएससी से एडिशनल पीएससी से होते रहती है, वो सब मिला के मेरे पास 104 तरह की दवाई है। अभी किस तरह की कमी लग रही है? मेरे पास ऐसे कोई कमी नहीं है। दवाई जिस पर्याप्त मात्रा में अभी नहीं आ रही है, लेकिन डिमांड जैसे होता है उसके अनुसार वो पूर्ति करते जाते हैं। अभी तो दवाई बहुत सारी ऐसी है जो यहाँ उपलब्ध नहीं है। हाँ, ऐसी बहुत सी दवाई है जो कि कमी है, उपलब्ध है, लेकिन बहुत सी ऐसी दवाई जो कमी है उसको हम लोग बराबर उसको खाते रहते हैं तो बराबर दवाई आते रहता है, और उसको दवाई हम लोग कमी पूरा करते रहते हैं। पर्याप्त मात्रा में दवाई नहीं आ पा रही है। यहाँ देख रहे हैं कि दवा के लिए मारामारी होती है, चाहे सदर अस्पताल की बात करें या एडिशनल पीएचसी की बात करें या जो सब हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी मरीजों में मारामारी होती है दवा के लिए। ये प्रावधान बीएसएमएसएल जब से हुआ है तब से ये सेंट्रलाइज कर दिया गया दवाई का। पहले हम लोग लाते थे कंपनी के डोर टू डोर जाके, ये अच्छी व्यवस्था हुई है, लेकिन ये दवाई भी पूर्ण तरह से ये संपूर्ण जिस तरह से हम लोग डिमांड करते हैं उस अपेक्षा में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जिस तरह से राज्य मुख्यालय का माहौल पूरा गर्म है, वहाँ दवा घोटाले की बात जो है सामने आई है, यहाँ क्या लगता है यहाँ जो दवाएं आ रही हैं वह सही दवा है? ये तो एनालिसिस हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दवाई अभी तक जो भी पेशेंट को दिया गया वो सब अभी कारगर हुआ है, दवाई सब काम कर रहा है। और इसके लिए हम लोग सैंपलिंग या डीआई साहब हैं लेते हैं, टेस्ट कई बहुत सा दवाई का सैंपलिंग लिया गया और सैंपलिंग भेजा गया है, और मेरे यहाँ से ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं निकली है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है? नहीं, ऐसा मेरे यहाँ से कोई गड़बड़ ऐसा नहीं है। देख रहे हैं इनका कहना है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं गड़बड़ झाला है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। तो देखा आपने, ये सहरसा की तस्वीर थी। फिलहाल एक दर्शक पटना सिटी से सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सुभाष जी, बताइए। देखिए, इससे जी गरीब और आम मरीज को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जी आम और गरीब मरीज को तो दवाई रहने पर भी बाजार से खरीदना पड़ता है जी, और नहीं रहने पर भी खरीदना पड़ेगा। ये जितने दवा जो दिखा रहे गोदाम के, ये सभी वीआईपी लोगों के सेवा सत्कार के लिए रखे हुए हैं और रखे हुए रहेंगे जी।
चलिए सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। विनोद जी, सुभाष जी ने तो जो बात बोली वो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे भी नहीं मिलती है दवा, वैसे भी दवा नहीं मिलेगी, बाजार से पैसे देके लेना ही होता है, अभी भी बाजार से पैसे देके लेंगे। हालांकि सहरसा की जो आपने तस्वीर देखी, किस तरीके से लाइन में खड़े थे लोग, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शायद एक पैनिक या घबराहट थी। ऐसा लग रहा था, ऐसी स्थिति है नहीं कोई, ऐसा लग रहा था कहीं दवा खत्म न हो जाए, इसीलिए जो लोग हैं थोड़ी बीमारी है तो आज भी दवा ले लिया और उस बीमारी कहीं कल खत्म न हो जाए तो अगले सप्ताह के लिए भी कल ले लेते हैं। तो इस तरह से कहीं पैनिक हो जाएगा तो संख्या इतनी बढ़ जाएगी, कुछ ज़्यादा तो लग ही रहा था जो इस टाइप से। तो इसको सावधानी से सरकार को इसके लोगों में प्रचार करना चाहिए कि सरकार सावधान है, तैयार है, आगे आने वाले दिनों में दवा की आपूर्ति करेगी। इसके लिए उसको बजाते इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, इसे प्रचारित करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, अभी कई दिनों से एकाध पीएससी की क्या शिकायत है, क्या आम जनता को नहीं मिलता है, ये अलग है, इंडिविजुअल मामला है कोई एक डॉक्टर का। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि पिछले जब हमसे एनडीए सरकार बनी तो उसके बाद लोगों का दवा मिलना शुरू हुआ, इसलिए पीएससी में लोगों का आना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभ हुआ। पहले लोग नहीं जाते थे, आने लगे, लोगों को ये भी खबरें हुई कि दवा भी मिल रही है और कई तरह से हुई, संस्थागत प्रसव का काम भी बढ़ा, उसकी रखरखाव भी बढ़ा। तो पीएससी की उपयोगिता हर ब्लॉक में देखने को मिल रही है। हम ही जिस हमारे क्षेत्र का ही जो ब्लॉक है बेनीपट्टी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता रहता हूँ कि अधिकांश मरीज रहते हैं और हो सकता है कोई ऐसे डॉक्टर हो जो देने में आनाकानी करता हो, कि कोई पीएससी ऐसा भी हो, सबका गारंटी तो नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इसका ये जो साइड इफेक्ट तो हुआ ही हुआ है, ये जो घोटाला हुआ उसके बावजूद सरकार को जितनी तत्परता से इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, वो नहीं कैंसिल करने के पहले। वजह से ये है कि 10 से 12 दिन में दवा खत्म हो जाती तो क्या दवा खत्म हो जाएगी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये 3 मार्च से ही ये मामला उठ गया है, तो लोगों को तुरंत ध्यान देना चाहिए किसको कैंसिल करना चाहिए, किस पर आक्षेप आ रहे हैं, कौन कौन अधिक ली गई है, इसको आइडेंटिफाई करके एक सिस्टमैटिक काम होना चाहिए जिससे किल्लत भी ना हो और घोटालेबाज पकड़े भी जाएं। दोनों काम करना चाहिए, दोनों काम करना चाहिए। अजय जी, जो आपने सहरसा की भी तस्वीर देखी और आपसे फिर मेरा वही सवाल कि और कई ऐसी दवाएं हैं जो नहीं रहने से फर्क भी पड़ेगा, क्या कुछ सरकार कर सकेगी? क्या सहरसा में जो स्थिति थी, जो लोगों के बीच में थी, वैसे स्थिति कमोबेश तकरीबन हर जगह हो जाएगी? क्योंकि सबको यही लग रहा है कि 10 दिन बाद क्या होगा। देखिए, जनतंत्र है, सबको बोलने का हक है, लेकिन आपने जो दिखाया वीडियो स्पष्ट है कि अस्पतालों में दवाएं मिलती हैं, इसलिए इतनी भीड़ रहती है और दवाओं की कतार भी लगती है लेने के लिए। तो ये सब आरोप से तो मतलब नहीं है हम लोगों को। हम लोग तो यही महसूस करते हैं कि ये सरकारी अस्पतालों में बहुत सुधार हुआ है। और ये दवा का जो प्रश्न है, मैंने आपको बताया कि सरकार इसमें सोच रही है, विचार रही है और हम लोगों ने भी सलाह दिया है इसमें। और जो बात सही है, झाजी ने भी जो कहा कि सारी दवाओं का टेंडर तो अब एक पैनिक ही, सरकार भी पैनिक में है। वो इनके आरोप प्रत्यारोप आदि तरह तरह के जो आ रहे हैं, पैनिक में है। सारे दवाओं का कैंसिलेशन जरूरी नहीं था। चलिए, जो दवाओं पर नहीं आरोप जल्दबाजी में हुई, पहले और अभी कोई उपाय हम लोग शॉर्ट टर्म करेंगे जी, जिससे कि दवाएं आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे। हम आपको पटना की भी एक तस्वीर दिखाएंगे, गार्डनर रोड की, लेकिन उससे पहले 2 दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुपौल से सुजीत हैं। स्वागत है सुजीत जी। जी बोलिए सुजीत जी, सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं सर। बोल रहे हैं कि जो है ना स्वास्थ्य विभाग का जो कर्मचारी सब है ना सर, एक्चुअली खा के मोटा गया है सर, समझे, इसीलिए गरीब आदमी को तो सही बेनिफिट नहीं। चलिए, वो शब्दों का सही चयन कीजिए सुजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक डॉक्टर विनय है हमारे साथ। हमारी आवाज पहुंच रही है विनय जी आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया। आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं। पटना के एक और अस्पताल न्यू गार्डनर रोड का क्या हाल है, इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ब्रिजम पांडे ने। दवा घोटाले के बाद बिहार सरकार ने कोई दवा की खरीद नहीं की है। पिछले 2 महीने से दवा की खरीद नहीं हुई है। धीरे धीरे अस्पतालों से दवा की कमी होती जा रही है। हम अभी मौजूद हैं न्यू गार्डनर रोड अस्पताल में। ये सरकारी अस्पताल है। यहाँ दवा तो है, लेकिन फिलहाल स्टॉक की कमी बताई जा रही है। सर, क्या स्टॉक की कमी है यहाँ? देखिए, हम इसके बारे में नहीं, डॉक्टर साहब से हमारे कुछ। लेकिन क्या आप वितरण करते हैं? क्या स्टॉक है अभी है। कितने दिनों का स्टॉक है? अभी 15-20 दिन चलेगा। तो नया स्टॉक आया है कि नहीं? नहीं, बोले कल परसों में आएगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी हमारी बात हुई थी प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग से, तो उन्होंने साफ तौर पे इस पर चिंता जताया था कि अब दवा की कमी हो रही है और लगातार बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर चिंतित है कि किसी भी तरह से वो कमी को दूर किया जाएगा। किसी दूसरी प्रक्रिया से टेंडर करके
दवाएं अस्पतालों में पहुंचाई जाएंगी। फिलहाल दवा तो है, लेकिन अगला स्टॉक 15 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा और उसके बाद दवाओं की भारी किल्लत बिहार के सरकारी अस्पतालों में होने वाली है। कैमरा पर्सन महीप राज के साथ विजम पांडे, जी मीडिया, पटना। तो कहीं 10, कहीं 12, कहीं 15 दिन। विनोद जी, अंतिम प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, किस तरीके से अब सरकार को यहाँ पर टैकल करना चाहिए? नहीं, इसमें सरकार को दोनों काम करना था। दवा पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेवारी है, पूरे सिस्टम की जिम्मेवारी है, और कैसे पहुंचाए ये उनको निर्धारित करना है। ये हम लोग, लेकिन जो घोटाले हो उसकी भी जांच हो, उनको सजा भी हो कि आने वाले दिनों में दवा जो खरीद हो उससे लोग डरें, उससे लोग भय खाएं। कानून का तो ये भी काम है और ये काम भी हो, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप इसकी लफड़े को छोड़िए, इसको सीबीआई की जांच में दे दीजिए, और आपका जो सिस्टम है अपने सिस्टम से दवा खरीदिए, अस्पताल में भेजिए, और आप जो जांच में उलझा रहे हैं ऐसा अपने अधिकारियों को, वो करने के बजाय सीबीआई इसकी जांच करे। और लेकिन सरकार को अपने ढंग से लग रहा, पहले सरकार मानने को तैयार ही नहीं थी इसमें घोटाला हुआ। विधानसभा के एक दिन हम लोगों ने एडजॉर्न किया, आप लोग कहने लगे कि आप लोग विधानसभा को चलने नहीं देते हैं, बहस नहीं होने देते हैं। फिर चली, फिर उन्होंने के सिंह की कमेटी गठित कर दी, लेकिन उस कमेटी ने भी जो हम लोगों ने कहा वही उन लोगों ने कमेटी, जो हम लोग उस पर आरोप लगा रहे थे, 3 महीने के बाद जांच रिपोर्ट आई तो वही हुआ। तो इसीलिए सरकार पहले तो वो जो चल रहा है उसकी जांच किसी बाहरी एजेंसी से कराए, सीबीआई से कराए, और खरीदने की व्यवस्था वैकल्पिक करे जिससे दवा पहुंच। पहला कंसर्न वही कि वैकल्पिक व्यवस्था कुछ की जाए। अजय जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। दवा को अन्य खरीद बिक्री से हम लोगों को जो सिस्टम है उससे एकदम अलग है ये चीज़। ये लोगों के जीवन का सवाल है, जीवन मरण का सवाल है। किसी भी कीमत पर ये जो दवाओं की उपलब्धता बनेगी, बना के रखना है हम लोगों को, और सरकार को जरूर इस पर जो है इस पर ध्यान देगी। मैं समझता हूँ कि दवाओं की किल्लत नहीं होनी चाहिए। चलिए, दवाओं की किल्लत नहीं होनी चाहिए, हम भी कुछ ऐसा ही सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी आकर चर्चा करने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया। पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको ये भी बताते जाते जाते कि आप अपना फीडबैक, कोई सवाल, कोई शिकायत अगर हमसे शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कोई वीडियोस अगर आपने मिस कर दिया है तो यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख सकते हैं, और लाइव टीवी देखने के लिए भी हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो आज के लिए पुरवैया मुहिम में इतना ही। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी।